हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमय और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके एग्जाम्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है ही है। उसके साथ साथ आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जीएसटी में कुछ भी करना चाहते हैं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इनपुट टैक्स क्रेडिट सर क्यों इंपॉर्टेंट है, आप इतना ही समझ लीजिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज हार्ट एंड सोल ऑफ जीएसटी। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है अगर जीएसटी को पढ़ना है तो आज हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक एक करके सारा सेक्शंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इनपुट टैक्स क्रेडिट का सर एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। हम लोग जब जीएसटी का सर बेनिफिट पढ़ रहे होंगे, आप लोग भी पढ़े होंगे, तो जीएसटी का बेनिफिट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जीएसटी आने से कैस्केडिंग ऑफ टैक्स रुका, टैक्स पे टैक्स नहीं लगने लगा। क्यों कैस्केडिंग रुका? बिकॉज आईटीसी मिलने लगा। पिछले सप्लायर को जो हमने टैक्स पे करा है उसका हमें आईटीसी मिल जाता है, इसीलिए कैस्केडिंग नहीं होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आईटीसी कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन, सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी पढ़ेंगे, फिर क्या कंडीशन को फुलफिल करेंगे जो आईटीसी मिलेगा वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी पे आते हैं। एलिजिबिलिटी, हम कब एलिजिबल है, कोई भी आदमी, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी लेने के लिए कब एलिजिबल है। Every registered person shall be entitled to take credit of input tax charged on any supply of goods or services or both to him which are used or intended to be used in the course or furtherance of his business। So सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया, एक रजिस्टर्ड पर्सन तभी आईटीसी लेने के लिए इंटाइटल है जब वो उस गुड्स या सर्विस को जो वो रिसीव कर रहा है उसको बिजनेस में यूज करेगा या फिर उसका इंटेंशन है यूज करने का। जरूरी नहीं है अभी तुरंत ही कर ले, या तो हम यूज कर रहे हैं उसको या हमारा इंटेंशन हो। तो दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, आइदर आई एम यूजिंग इट और आई एम, my intention is that I will use that goods or service in the course or furtherance of business। तो बिजनेस के कोर्स या फर्दरेंस में होना चाहिए। एंड द सेड अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, और जो आईटीसी हम लेंगे वो मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा। जब लेजर वेजर हम लोग पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझेंगे क्रेडिट लेजर क्या होता है, कैश लेजर क्या होता है, सब हम लोग देखेंगे। अभी आप इतना समझिए, आईटीसी लेने के लिए हम तभी एलिजिबल हैं जब हम उस गुड्स या सर्विस जिसका सप्लाई हम रिसीव कर रहे हैं उसको हम बिजनेस में यूज करेंगे या मेरा इंटेंशन है यूज करने का, तो हमको आईटीसी उसका मिल जाएगा। इफ इंटेंडेड फॉर पर्सनल यूज देन नो आईटीसी, बिकॉज यहाँ पे बिजनेस का इंटेंशन या यूज नहीं है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। तो एलिजिबल कब होंगे, जब उस गुड्स या सर्विस को हम बिजनेस में यूज करें या मेरा इंटेंशन हो उसको यूज करने का इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। परफेक्ट एलिजिबिलिटी हो गया। अब आता है कंडीशंस कि आईटीसी हम कब ले पाएंगे। जब आईटीसी हम तभी ले पाएंगे जब ये दिया हुआ 6 कंडीशन को हम फुलफिल करेंगे। 6 का 6 फुलफिल करना होगा। एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होता है तो हम आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल नहीं मतलब हम आईटीसी नहीं ले पाएंगे। दीज आर द 6 कंडीशंस फॉर क्लेमिंग आईटीसी। ये 6 का 6 कंडीशन फुलफिल होगा तभी हम आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। सबसे पहला है नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू आईटीसी अनलेस, कोई रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एक रजिस्टर्ड पर्सन ही आईटीसी ले सकते हैं, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है वो आईटीसी कैसे लेंगे। तो सबसे पहला है ही इज इन पोजीशन ऑफ अ टैक्स इनवॉइस। ही किसके लिए, जो आईटीसी क्लेम कर रहे हैं उनके लिए ही का यूज किया गया। ही इज इन पोजीशन ऑफ अ टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट इशूड बाय अ सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और सच अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स। जो रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी क्लेम कर रहे हैं उनके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट में क्या से टैक्स इनवॉइस हो, डेबिट नोट हो, जिनसे मैंने सप्लाई रिसीव किया है वो मुझे टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट इशू करके दिए होंगे, तो उसका पोजीशन होना चाहिए मेरे पास, वो मेरे पास होना चाहिए तभी हम आईटीसी ले पाएंगे उसका। अगर कुछ और भी केसेस है जहां पे टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट नहीं होगा, जैसे सेल्फ इनवॉइस आरसीएम के केस में, जैसे हम खुद ही टैक्स पे कर रहे हैं और खुद ही आईटीसी ले रहे हैं, तो यहाँ पे सेल्फ इनवॉइस का एक केस आता है जहां पे हम आरसीएम का सप्लाई रिसीव कर रहे हैं एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर से। एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, मान लीजिए एक अनरजिस्टर्ड लॉयर से हम सर्विस रिसीव किए, उस पर हमको आरसीएम देना है, तो हम उस पर सेल्फ इनवॉइस जनरेट किए और उसी सेल्फ इनवॉइस के पोजीशन में हम होंगे तभी हम उसका आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। टैक्स तो देना ही है, टैक्स देने का अलग प्रोविजन है, यहाँ आईटीसी लेने का बात हो रहा है। तो टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट मेरे पास होना चाहिए तभी हम आईटीसी ले पाएंगे। सेकंड है बिल ऑफ एंट्री।
बिल ऑफ एंट्री कब होता है? जब हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हैं, मान लीजिए इंडिया में कोई रेसिपिएंट है, वो बाहर से कोई गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है, तो इंपोर्ट करने टाइम पे जो बेसिक कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी का लेवी होता है, तो ये आईजीएसटी पोर्शन का बात कर रहा है। ये आईजीएसटी पोर्शन का आईटीसी हम तभी क्लेम कर पाएंगे जब हम उस बिल ऑफ एंट्री के पोजीशन में होंगे। क्लियर है यहाँ तक? एक है आईएसडी इनवॉइस। जैसे हम आईएसडी कोई इनवॉइस हम मेरे पे रेज किया है, कोई कॉमन सर्विस, हम आईएसडी मतलब आप लोग समझते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। किसी कंपनी का यहाँ पे इंडिया में मल्टीपल जीएसटीआईएन है, मल्टीपल ब्रांचेस है, तो क्या होता है जो कॉमन सर्विस है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑडिट का जो सर्विस है, तो ऑडिट का जो सर्विस है वो आईएसडी पे रेज किया गया ऑडिटर के द्वारा, और चूंकि वो ऑडिट सारे ब्रांचेस से रिलेटेड है तो उसको अपोर्शन किया जा रहा है सारे ब्रांचेस में। ऐसा कोई सर्विस जो सबसे कॉमन हो, एक से ज्यादा ब्रांचेस में कॉमन हो, तो उस ब्रांचेस को अपोर्शन किया गया है। तो जब उस आईटीसी को अपोर्शन किया गया है तो आईएसडी सारे ब्रांचेस के नाम पे इनवॉइस इशू करती है। तो ब्रांचेस जब आईटीसी क्लेम करेगी तो उस आईएसडी के द्वारा रेज किया हुआ इनवॉइस के अगेंस्ट में ही करेगी। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहला कंडीशन है मेरे पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जो टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट, सेल्फ इनवॉइस, आपका बिल ऑफ एंट्री, आईएसडी इनवॉइस, ये सब मेरे पास होना चाहिए। सेकंड है जिस इनवॉइस के अगेंस्ट में, जिस डेबिट नोट के अगेंस्ट में, हम यहाँ पे बस इनवॉइस और डेबिट नोट कवर्ड है, ध्यान रखिएगा। जिस इनवॉइस और डेबिट नोट के अगेंस्ट में हम आईटीसी ले रहे हैं, वो जिस सप्लायर ने उस इनवॉइस और डेबिट नोट को रेज किया है, वो अपने जीएसटीआर 1 या 1A या आईएफएफ, तीनों एक तरीके का ही चीज है, अपने आउटवर्ड सप्लाईज के स्टेटमेंट में उसको डिक्लेयर कर दिया, फर्निश कर दिया है, और वो मेरे जीएसटीआर 2B में दिख रहा है। वो जीएसटीआर 2B में कम्युनिकेट हो गया और ऑटो पॉपुलेट हो गया है, तभी हम आईटीसी ले सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप मैंने परचेज किया मिस्टर ए से, तो मेरे पास टैक्स इनवॉइस है लैपटॉप का, पर बस टैक्स इनवॉइस के बेसिस पे मैं आईटीसी नहीं ले सकता हूँ। उस टैक्स इनवॉइस को मिस्टर ए ने अपने जीएसटीआर 1 में भी फाइल कर दिया हुआ होना चाहिए, और वो मेरे जीएसटीआर 2B में ऑटो पॉपुलेट होगा, तो मेरा कम्युनिकेशन माना जाएगा, तभी हम आईटीसी ले पाएंगे। तो पहला मेरे पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सेकंड, मेरे जीएसटीआर 2B में वो अपने जीएसटीआर सप्लायर अपने जीएसटीआर 1 में दिखा दे, और वो मेरे जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट कर जाए, तो ही हम आईटीसी ले पाएंगे। परफेक्ट है। तीसरा कंडीशन है ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ही मतलब जो रेसिपिएंट जो आईटीसी क्लेम कर रहा है, जो रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी क्लेम कर रहा है, वो गुड्स या सर्विस या दोनों, जो भी केस है, उसको रिसीव कर लिया हुआ होना चाहिए। जैसे मैं अगर लैपटॉप के अगेंस्ट में आईटीसी क्लेम कर रहा हूँ, तो लैपटॉप मुझे रिसीव हो जाना चाहिए। लैपटॉप इज अ गुड्स और ये गुड्स मुझे रिसीव हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो तीन कंडीशन अभी तक पढ़ लिए। पहला टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, दूसरा 2B में रिफ्लेक्शन, और तीसरा गुड्स या सर्विस का रिसिप्ट। Next है the details of ITC in respect of the said supply communicated to such registered person। जो said supply मुझे communicate हुआ GSTR 2B में, वो restricted नहीं होना चाहिए सेक्शन 38। वो restricted ITC नहीं होना चाहिए। अगर वो restricted ITC है तो उसका ITC का बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा। वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, वो आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड किस किस केस में होगा वो अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि सेक्शन 38 में क्या क्या रिस्ट्रिक्टेड है। नेक्स्ट है the tax charged in respect of such supply has been actually paid to the government either in cash or through utilization of ITC admissible in respect of the said supply। नेक्स्ट केस कह रहा है जिस टैक्स का क्रेडिट हम लेने का बात कर रहे हैं, जो लैपटॉप के ऊपर जो टैक्स लगा है उसका क्रेडिट लेने का बात कर रहे हैं, तो टैक्स का पैसा एज अ रेसिपिएंट मैंने सप्लायर को दिया। सप्लायर जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा जब वो अपना रिटर्न भरेंगे, और गवर्नमेंट को मिलेगा तभी तो उसका क्रेडिट मुझे मिलेगा। जब गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा ही नहीं तो उसका क्रेडिट मुझे क्या मिलेगा। तो इसीलिए बोल रहा है द टैक्स चार्ज उस गुड्स या सर्विस के अगेंस्ट में, या जो इनवॉइस में जो डॉक्यूमेंट में टैक्स चार्ज किया हुआ है, वो गवर्नमेंट को एक्चुअली पे हो जाना चाहिए, तभी उसका क्रेडिट एज अ रेसिपिएंट मुझे मिलेगा। तो दो चीज यहाँ पे डिपेंड कर रहा है रेसिपिएंट। तीन चीज अगर देखें अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उसमें से तीन चीज रेसिपिएंट सप्लायर पे डिपेंड कर रहा है। क्या? पहला, वो अपने जीएसटीआर 1 में फर्निश करेंगे तभी मुझे मिलेगा। सेकेंड, वो टैक्स का पेमेंट करेंगे तभी मिलेगा। तीसरा है कि वो आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। लास्ट कंडीशन है ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 39। और हम ये मेरा बात कर रहा है, जो रजिस्टर्ड पर्सन जो आईटीसी क्लेम कर रहे हैं
वो GSTR 3B फाइल करेंगे तभी ITC मिलेगा। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में GSTR 3B छोड़ के और कोई भी फॉर्म नहीं है जिसमें ITC क्लेम किया जा सकता है। तो हम अगर अपना GSTR 3B फाइल नहीं करेंगे तो ITC तो ऐसे ही नहीं मिलेगा। तो 6 कंडीशन हम लोगों ने देखा। फर्स्ट कंडीशन था मेरे पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, ISD का इनवॉइस, बिल ऑफ एंट्री, सेल्फ इनवॉइस जो भी है। सेकेंड केस था जो इनवॉइस और डेबिट नोट के अगेंस्ट में ITC क्लेम कर रहे हैं वो सप्लायर ने अपने GSTR 1, 1A, IFF में फाइल कर दिया होना चाहिए और मेरे GSTR 2B में मेरे GSTR 2B के थ्रू मुझे कम्युनिकेट हो गया होना चाहिए। तीसरा था कि मुझे गुड्स या सर्विस रिसीव हो गया होगा तभी मुझे मिलेगा, बिना रिसीव के नहीं मिलेगा। चौथा था वो सेक्शन 38 में रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। पांचवा कंडीशन था कि जो टैक्स है उस सप्लाई के अगेंस्ट में वो गवर्नमेंट को पे कर दिया हुआ होना चाहिए सप्लायर के द्वारा, अगर वो फॉरवर्ड चार्ज का केस है तो, और रिवर्स चार्ज में तो मैं खुद ही करूंगा। कैसे? कैश में या थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ ITC एडमिसिबल, या तो कैश में होगा या ITC का यूटिलाइज करके जितना ITC यूटिलाइजेशन का परमिशन है परमिटेड लिमिट तक। लास्ट केस है कि मैं अपना GSTR 3B फाइल कर दिया हूं तभी ITC मिलेगा। तो 6 का 6 कंडीशन हम लोग देख लिए। अब इसी का थोड़ा इलेबोरेट करके समझेंगे कि कब माना जाएगा कि गुड्स रिसीव हो गया है, कब माना जाएगा नहीं हुआ है। कुछ कुछ केसेस है वो देखते हैं। याद करने के लिए सिंपल है, इनवॉइस होना चाहिए, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कम्युनिकेशन इन 2B, रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ITC रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो, सप्लायर ने उसका टैक्स पे कर दिया हो और हम अपना रिटर्न फाइल करेंगे तभी ITC मिलेगा। तो रिटर्न में क्लेम करेंगे तभी तो मिलेगा, और कोई फॉर्म नहीं है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ITC के फॉर्म्स को छोड़ के। अब कुछ केस बताया गया है जहां पे इट शैल बी डीम्ड एट द रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब वहां पे मान लिया जाएगा कि रजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स या सर्विस रिसीव हो गया है। तो सबसे पहला केस है बिल टू शिप टू मॉडल का। इसका हम लोग यहाँ पे एक बार देखते हैं। हम लोग इसको प्लेस ऑफ सप्लाई में भी पढ़े थे, आप यहाँ पे देखिए। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। मिस्टर ए और मिस्टर बी के केस में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मिस्टर बी बोल रहा है मिस्टर ए से गुड्स खरीदेंगे। गुड्स में था लैपटॉप मान लीजिए। तब तक मिस्टर सी से एक लैपटॉप का ही ऑर्डर मिस्टर बी को मिल गया है। अब मिस्टर बी बोल रहा है कि मिस्टर ए से मैं गुड्स अपने पास लाऊं, फिर अपने पास ला के फिर इसको बेचूं। इससे अच्छा है मैं इसको बोल देता हूं डायरेक्ट आप इसको गुड्स डिलीवर कर दीजिए। गुड्स डिलीवर किया जा रहा है डायरेक्ट डायरेक्ट, दोनों के बीच में सप्लाई नहीं हो रहा है। तो एक सप्लाई है सप्लाई नंबर 1 मिस्टर ए और मिस्टर बी के, सप्लाई नंबर 2 मिस्टर बी और मिस्टर सी। एक सप्लाई किसके किसके बीच में? मिस्टर ए और मिस्टर बी के केस में, और दूसरा सप्लाई है मिस्टर बी और मिस्टर सी के केस में। मिस्टर ए मिस्टर बी को गुड्स सेल कर रहे हैं और मिस्टर बी मिस्टर सी को लैपटॉप सेल कर रहा है। पर क्या हुआ इसमें, डिलीवरी ऑफ गुड्स डायरेक्ट मिस्टर ए से मिस्टर सी को हो गया कि फिर मैं अपने पास मंगाऊंगा फिर भेजूंगा, इससे अच्छा डायरेक्ट मिस्टर ए मिस्टर सी को भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब क्वेश्चन है कि मिस्टर बी के पास तो गुड्स रहा नहीं, गुड्स तो उसने मिस्टर बी के पास कभी गुड्स आया भी नहीं, डायरेक्ट मिस्टर ए से मिस्टर सी के पास चला गया। तो क्या मिस्टर बी इस गुड्स के अगेंस्ट में ITC क्लेम कर पाएंगे, या इस कंडीशन पे डिसअलाउंस हो जाएगा कि मिस्टर बी हैज नेवर रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज, इन दिस केस इट इज गुड्स, सो मिस्टर बी हैज नेवर रिसीव्ड द लैपटॉप in this case and therefore he will not be eligible for ITC। अगर ऐसा होगा तो ये प्रोविजन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो वही एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा मान लिया जाएगा, इट शैल बी डीम्ड कि मिस्टर बी को यहाँ पे गुड्स रिसीव हो गया है, और मिस्टर बी को गुड्स रिसीव हो गया। बाकी कंडीशन अगर फुलफिल कर रहे हैं तो ITC मिल जाएगा। चलिए खुश हो जाइए। इन केस यही लिखा हुआ है, पढ़ दें क्या? In case where goods are delivered by the supplier to recipient or any other person on the direction of such registered person, third person जो place of supply में पढ़े थे हम लोग, before or during movement either by way of transfer of documents of title to goods और अदरवाइज हो रहा है, तो मान लिया जाएगा कि मिस्टर बी यहाँ पे या उस रजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स रिसीव हो गया है। परफेक्ट है। नेक्स्ट है सर्विस का। अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी पैसा दे रहा है, बोल रहा है मिस्टर सी का आप ब्यूटी ट्रीटमेंट कर दीजिए। ब्यूटी ट्रीटमेंट एक्चुअली ब्लॉक्ड है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कुछ भी कर दीजिए ऐसा सर्विस, मुझे एक
मिस्टर बी, मिस्टर ए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मिस्टर बी बोल रहा है मिस्टर ए को कि पैसा मैं दूंगा, आप मिस्टर सी का कुछ प्रोफेशनल सर्विस मिस्टर सी को दे दीजिए। तो ठीक है, मिस्टर सी को कुछ प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है मिस्टर ए, और पैसा कौन दे रहा है? मिस्टर बी। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में सप्लाई हो रहा है, पर सर्विस एक्चुअली कौन रिसीव कर रहा है? मिस्टर सी। तो ऐसे केस में भी मान लिया जाएगा कि मिस्टर बी को सर्विस रिसीव हो गया है। नेक्स्ट है, अगर गुड्स लॉट में रिसीव हो रहा है या इंस्टॉलमेंट में रिसीव हो रहा है, क्या एग्जाम्पल होगा इसका? इसका एग्जाम्पल होगा एक गुड्स है, एक इनवॉइस है, इसमें 10,000 टन, इसमें 10,000 टन कोल का इनवॉइस है, 10,000 टन नहीं टन, 10,000 टन कोल का इनवॉइस है, कोल सप्लाई हो रहा है 10,000 टन, एक इनवॉइस बना 10,000 टन का, इसको 4 लॉट में भेजा जा रहा है, 2,000 टन, 3,000 टन, 2,000 टन, 3,000 टन। इनवॉइस एक ही है, एक ही इनवॉइस बना है 10,000 टन का, पर उसको 4 लॉट में भेजा जा रहा है, 2,000, 3,000, 2,000 और 3,000, टोटल हो गया 10,000। अब बोल रहा है कि ऐसे केस में क्या 2,000 टन जब कोयला मिल गया रेसिपिएंट को या रजिस्टर्ड पर्सन को, तो वो इसका आईटीसी 2,000 टन के प्रोपोर्शनेट में ले लेंगे या टोटल ले लेंगे या कुछ नहीं ले पाएंगे, क्या होगा? तो लॉट में जब गुड्स रिसीव हो रहा है, तो जब लास्ट लॉट रिसीव हो जाएगा तभी आप आईटीसी ले पाएंगे, तभी आप आईटीसी ले पाएंगे। तो जब ये थर्ड फोर्थ लॉट 3,000 का, जब टोटल 10,000 मतलब लास्ट लॉट जब 3,000 का रिसीव हो जाएगा, टोटल गुड्स जब रिसीव हो जाएगा, तभी आप आईटीसी ले पाएंगे। अब सर इसमें ऐसा होता कि एक इनवॉइस, 2 इनवॉइस, 3 इनवॉइस, 4 इनवॉइस होता, 2,000, 3,000, 2,000 और 3,000, ये 4 इनवॉइस होता। अगर 4 सेपरेट इनवॉइस होता तब यहाँ लॉट का कोई बात ही नहीं है, तब आप ये इस इनवॉइस में आप 2,000 का ले लेते, इस इनवॉइस में 3,000 का ले लेते, इस इनवॉइस में 2,000 का आईटीसी ले लेते, इस इनवॉइस में 3,000 टन के रिस्पेक्ट में आईटीसी ले लेते। तो जब एक इनवॉइस के अगेंस्ट में होगा, वेयर इन केस वेयर गुड्स अगेंस्ट एन इनवॉइस, एक इनवॉइस के अगेंस्ट में अगर लॉट या इंस्टॉलमेंट में रिसीव हो रहा है, तो आप लास्ट इंस्टॉलमेंट जब मिल जाएगा तभी आप आईटीसी ले पाएंगे। एक क्लैरिफिकेशन देखिए, बहुत आसान क्लैरिफिकेशन है, प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई में नहीं, वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम लोग एक्स फैक्ट्री सेल एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का डिस्कशन किए थे। एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे है ए लिमिटेड, यहाँ पे है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड जो है बी लिमिटेड को कुछ ऑटोमोबाइल का कुछ काम करके दे रहा है, ऑटोमोबाइल रिलेटेड मान लीजिए कंपोनेंट बना रहा है। अब मिस्टर बी जो है मिस्टर ए को, और इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है एक्स वर्क, सॉरी एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्स फैक्ट्री सेल। अब एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट या एक्स फैक्ट्री सेल क्या होता है? एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट या एक्स फैक्ट्री का मतलब है कि फैक्ट्री के गेट के बाहर सप्लायर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक्स फैक्ट्री मतलब एक बार मेरे फैक्ट्री के गेट से बाहर निकल गया, फिर जो रेसिपिएंट है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, वो जाने उनका गुड्स का क्या हो। तो इस केस में जब सप्लायर ए लिमिटेड है, जब इसके फैक्ट्री के बाहर ये ऑटोमोबाइल, ये कार निकल गया, उसके बाद ए लिमिटेड को कोई मतलब नहीं है उस गुड्स का क्या होना है नहीं होना है। ए लिमिटेड के लिए डिलीवरी वहीं पे टर्मिनेट हो जा रहा है। ए लिमिटेड के लिए उस गुड्स का जो रिस्क और रिवार्ड है वो फैक्ट्री के गेट के बाहर से ही बी लिमिटेड को चला जा रहा है। अब बी लिमिटेड खुद से ले जाए उस गुड्स को, किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू ले जाए, इंश्योरेंस कराए, जो कराए, चाहे ए लिमिटेड के थ्रू कराए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे उस ट्रांसपोर्टेशन का पैसा एक बार ए लिमिटेड पे कर दे, फिर बी लिमिटेड से ले ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट या एक्स फैक्ट्री सेल है, तो एक बार फैक्ट्री के गेट से बाहर माल निकल गया, गुड्स निकल गया, तो मान लिया जाएगा कि डिलीवरी हो गया और आप उस गुड्स का आईटीसी ले सकते हैं। बी लिमिटेड
जरूरी नहीं है फिजिकली उसके पास जब पहुंचेगा तभी वो आईटीसी ले लेगा, बिकॉज गुड्स तो डिलीवर तभी हो गया जब वो फैक्ट्री के गेट के बाहर निकल गया। अब मेरे गोडाउन में आया नहीं आया अभी तक उससे फर्क नहीं पड़ता है, जिस डेट को एक्स फैक्ट्री सेल कंप्लीट हो गया उसी डेट से हम आईटीसी ले सकते हैं। पढ़ भी लेते हैं एक बार। In respect of supply of goods where contract between the supplier and recipient is an ex works contract या ex factory sale, and as per terms of the contract the goods are to be delivered by the supplier to the recipient or to any person on behalf of recipient at supplier's place of business, supplier अपने place of business पे deliver कर देगा, and the property in goods stand transferred to the recipient at the time of such handing over, जब वो hand over हो गया कहाँ पे, फैक्ट्री के गेट पे, ex factory sale ex work sale are one and same। अगर फैक्ट्री के गेट पे वो गुड्स आपको डिलीवर हो गया, वहीं तक का आपको प्रॉपर्टी इन गुड्स आपको वहीं पे ट्रांसफर हो गया, तो डिलीवरी वहीं कंप्लीट हो गया और ऐसा मान लिया जाएगा कि आप उस गुड्स को रिसीव कर चुके हैं। और आईटीसी आप उसी दिन ले सकते हैं, बिकॉज आईटीसी लेने का एक कंडीशन है कि गुड्स या सर्विस रिसीव हो जाना चाहिए। तो फैक्ट्री गेट पे जब आपको मिल गया वो गुड्स, तभी वो आईटीसी आप ले सकते हैं। आपके ट्रांसपोर्टर को दे दिया या आप जैसे भी ले जा रहे हैं तभी आप आईटीसी ले सकते हैं। नेक्स्ट है मोल्ड्स एंड डाइज। वैल्यूएशन में भी पढ़े थे, फिर से देख लेते हैं। मोल्ड्स एंड डाइज का यहाँ इसीलिए दिया हुआ है कि हम लोग सबसे पहले पढ़े थे कि वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। बिजनेस का यूज या इंटेंशन है मेरा कि कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हम उसे यूज करें तभी आईटीसी मिलेगा। तो बोल रहा है कि मोल्ड्स एंड डाइज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो है, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हम लोग टोयोटा का केस देखे थे एग्जांपल के तौर पे, कि टोयोटा का एक्चुअल गाड़ी है पर उसका वो कुछ पार्ट्स कंपोनेंट्स बनाने के लिए किसी दूसरे सप्लायर को देती है। तो उसके साथ साथ कुछ मोल्ड्स एंड डाइज है जो स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स है जो टोयोटा के पास है, वो भी प्रोवाइड कर देती है कि आप इसका मदद लेके बनाइए। किसको प्रोवाइड कर दिया? मोल्ड्स एंड डाइज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, फॉर एग्जांपल टोयोटा ने प्रोवाइड कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस पे, बिना पैसा लिए कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को। ठीक है। अब बोल रहा है अगर ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया तो उसको बिजनेस मानेंगे या नहीं मानेंगे, और उसका आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अब पहला क्वेश्चन आता है, अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा था कि टोयोटा ही मोल्ड्स एंड डाइज प्रोवाइड करेगी, बिकॉज मार्केट में वो अवेलेबल नहीं है, वो टोयोटा के पास ही है। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं ही प्रोवाइड करूंगा, तब तो इसका आईटीसी रिवर्सल रिक्वायर्ड नहीं है और इसका आईटीसी हमको मिल जाएगा, इसको मान लिया जाएगा कि कोर्स या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। पर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था कि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर खुद ही अपना मोल्ड्स एंड डाइज यूज करेंगे, फिर भी हम तेज बन के मैंने उसे प्रोवाइड कर दिया कि लो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट ये ले लो, ये भी यूज कर लो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर ऐसा केस है कि कॉन्ट्रैक्ट था कि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर खुद का यूज करेगा मोल्ड्स एंड डाइज, तब भी मैंने प्रोवाइड कर दिया, तब आईटीसी नहीं मिलेगा, तब आपको ये आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। अगर आपने ले लिया है, नहीं लिया है तो लीजिए, नहीं ले लिया है तो रिवर्स करना पड़ेगा। अब आता है, अब हम लोगों ने पढ़ा था कि एक कंडीशन आईटीसी लेने का कि वो आईटीसी सेक्शन 38 में रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। तो सेक्शन 38 क्या बोलता है कि कब आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड होगा? तो ये बोलता है जीएसटीआर 2B में जो कम्युनिकेशन है, जो सामने वाले सप्लायर के R1 और 1A IFF फाइल करने के बेसिस पे मुझे कम्युनिकेट होता है, उसमें मुझे रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी का भी लिस्ट दिखेगा। वैसा आईटीसी जो मैं लेने के लिए एलिजिबल नहीं हूँ वो भी दिखाई देगा। और उसमें क्या सब रहेगा? उसमें ये चीजें भी रहेगी जिसपे हम आईटीसी लेने के लिए, जिसका हम आईटीसी नहीं ले सकते हैं। वो कैसे किस बेसिस पे रहेगा? वो इस बेसिस पे रहेगा जब मेरे सप्लायर ने जिससे मैंने गुड्स या सर्विस प्रोक्योर किया, रिसीव किया है, सप्लाई रिसीव किया है, उनके जीएसटीआर 1A IFF फाइल करने के बेसिस पे मुझे जो है वो जीएसटीआर 2B में दिखेगा कि उसका आईटीसी मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। पहला क्या है, उसमें कुछ केसेस है, अगर ऐसा ऐसा होगा तो वो मेरा आ जाएगा रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी में कि इसका आईटीसी मैं नहीं ले सकता हूँ। सबसे पहला है विद इन सच पीरियड ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन। जो सप्लायर है उन्होंने कुछ ऐसा पीरियड प्रिस्क्राइब किया जाएगा कि जब तक वो उस पीरियड में अगर वो सप्लाई करते हैं तो उसका आईटीसी मुझे नहीं मिलेगा। अभी प्रिस्क्राइब नहीं किया, इस सेक्शन में कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं किया गया। इस सेक्शन लिखा हुआ है फालतू है, क्योंकि जब तक प्रिस्क्राइब नहीं है, क्योंकि जो मशीनरी प्रोविजन है वो इसमें अभी तक पता ही नहीं है, तो इसीलिए इस सेक्शन का अभी कोई मतलब नहीं है। फिर भी पढ़ लीजिए एक बार। तो कुछ पीरियड रजिस्ट्रेशन लेने के कुछ पीरियड तक बताया जाएगा कि अगर इस पीरियड में अगर सप्लाई करते हैं मेरे सप्लायर, और वो अपने R1 में भरे हैं, उस सप्लाई फिल किए हैं, उस सप्लाई को सबमिट किए हैं
फर्निश किए हैं उसके बेसिस पे मुझे आ जाएगा कि आप इसी आईटीसी नहीं ले सकते हैं। उस सप्लायर ने पेमेंट ऑफ टैक्स में डिफॉल्ट किया है, सप्लायर ने पेमेंट ऑफ टैक्स में डिफॉल्ट किया है, सप्लायर का जो आउटपुट टैक्स पेबल है वो आउटपुट टैक्स पेड से ज्यादा है, मतलब जितना उनको आउटपुट टैक्स देना चाहिए था उससे कम उन्होंने आउटपुट टैक्स पे किया है। वो कितना लिमिट से ज्यादा होगा वो प्रिस्क्राइब किया जाएगा। पेमेंट ऑफ टैक्स में कितना पीरियड तक का डिफॉल्ट है वो प्रिस्क्राइब, तो प्रिस्क्राइब ही नहीं किया है तो सेक्शन का क्या मतलब है। जितना आईटीसी मेरे सप्लायर को लेना चाहिए था उससे कम, उससे ज्यादा आईटीसी उन्होंने ले लिया है, उतना लिमिट से ज्यादा ले लिया है जितना प्रिस्क्राइब किया जाएगा। तो जब प्रिस्क्राइब ही नहीं किया गया है तो क्यों बता रहे। सप्लायर ने डिफॉल्ट किया है टैक्स लाइबिलिटी पे करने में, सेक्शन 49(12) का कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया है, और बाय सच अदर क्लास ऑफ पर्सन, और कोई दूसरी क्लास ऑफ पर्सन है जो प्रिस्क्राइब किया जाएगा। सब कुछ मेरे सप्लायर पे डिपेंड करता है। और आईटीसी किसको नहीं मिलेगा, मुझे। मैं जाके देखूं कि मेरे सप्लायर ने रजिस्ट्रेशन लेने से कितना टाइम तक नहीं दिया, डिफॉल्ट कर दे तो मुझे ऑफिसर बना दो, मैं ही जाके चेक करता रहूंगा कि मैंने पेमेंट ऑफ टैक्स में कितना डिफॉल्ट किया है मेरे सप्लायर ने आउटपुट टैक्स पेबल जो है सप्लायर का ज्यादा था, पे कम किया, आईटीसी कम लेना था ज्यादा ले लिया, टैक्स लाइबिलिटी ठीक से डिस्चार्ज नहीं किया, सब मैं चेक करूंगा और मेरा मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर ऑफिसर क्या करेंगे, भगवान वो मुझे चेक करेंगे फिर मैंने चेक किया है कि नहीं। तो 6 कंडीशन इसमें भी है, लास्ट वाला तो कुछ भी नहीं, अभी प्रिस्क्राइब नहीं है। पहला था रजिस्ट्रेशन लेने के कुछ पीरियड तक का आईटीसी सप्लाई, सेकंड था पेमेंट ऑफ टैक्स में डिफॉल्ट किया, एक और पेमेंट ऑफ टैक्स में टैक्स लाइबिलिटी को उन्होंने सेक्शन 49(12) के हिसाब से डिस्चार्ज नहीं किया, आउटपुट टैक्स ज्यादा देना था कम दिया है, आईटीसी कम लेना था ज्यादा दे दिया है, यही है और कुछ भी नहीं है। तो इस सब केस में आईटीसी मेरे रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी में आ जाएगा, और वैसे केस में मैं आईटीसी नहीं ले सकता। एक और कंडीशन है, 6 कंडीशन के अलावा कुछ और कंडीशंस है जो आईटीसी, मतलब कुछ प्रोविजो है कि आईटीसी लेने के लिए मुझे ये भी करना होगा। तो कंडीशन 6 ही है, उसके साथ एक और ये है कि पेमेंट जो है मुझे, जब मैंने सप्लाई रिसीव किया या जो जिस सप्लाई के अगेंस्ट में मैं आईटीसी ले रहा हूँ, तो मुझे सप्लायर को पेमेंट करना है 180 डेज के अंदर अंदर में। सप्लायर को कब पेमेंट करना है, एग्जाम्पल आप देखिए। मिस्टर ए, मिस्टर बी, लैपटॉप सप्लाई कर रहे हैं मिस्टर ए मिस्टर बी को। लैपटॉप का टैक्सेबल वैल्यू है 1,00,000 रुपए, आईजीएसटी है 18,000 रुपए, टोटल वैल्यू है 1,18,000। अब बोल रहा है कि मिस्टर बी जब मिस्टर ए से एक लैपटॉप खरीद रहा है, कौन खरीद रहा है, मिस्टर बी मिस्टर ए से एक लैपटॉप खरीद रहा है। तो अब जीएसटी एक्ट ही बता रहा है कि आप जब लैपटॉप खरीद रहे हैं तो आपको पैसा भी देना है सप्लायर को, अगर पैसा नहीं देंगे आप तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो अब पैसा कितना देंगे और आईटीसी कितना मिलेगा और पैसा देने का क्या टाइम लिमिट है। तो सबसे पहले बताता है आपको 180 डेज के अंदर अंदर में, 180 डेज के अंदर अंदर में आपको सप्लायर को पैसा दे देना है। क्या चीज का पैसा, टैक्सेबल वैल्यू भी, ट्रांजेक्शन वैल्यू भी, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पैसा भी, और टैक्स का पैसा भी। मतलब इनवॉइस वैल्यू आपको 1,18,000 रुपए 180 दिन के अंदर अंदर में दे देना है। 180 दिन कब लेंगे सर, किसी भी डेट से ले लेंगे, मजा ही आ जाएगा, तब तो आएगा ही नहीं 180 दिन। तो 180 दिन कब से लेंगे, आईटीसी अवेल करने के डेट से नहीं, आईटीसी यूटिलाइज करने के डेट से नहीं, 180 दिन लेंगे इनवॉइस के डेट से। इनवॉइस के डेट से 180 दिन के अंदर अंदर में हमको पेमेंट कर देना है सप्लायर को। 180 दिन के अंदर अंदर में सप्लायर को पेमेंट कर देना है। कौन सा अमाउंट कर देना है, 180 दिन फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस के डेट से 180 दिन के अंदर अंदर में सप्लायर को पेमेंट कर देना है। अगर नहीं किया तो क्या होगा, नहीं किया तो जितना अमाउंट नहीं किया उसके प्रोपोर्शनेट आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ जाएगा या पे करना पड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मानिए 180 दिन तक आपने 59,000 पे किया, तो 59,000 पे किया तो आपको आईटीसी कितना मिलेगा। अब ऐसे आप समझिए कि आई, टी, सी टू बी
अवेल्ड। अब आईटीसी टू बी अवेल्ड या आईटीसी एलिजिबल टू बी अवेल्ड। आईटीसी तो पहले हम शुरुआत में ही ले चुके हैं, पर ये बस कैलकुलेशन के लिए आप समझिए, जितना पे किया, अमाउंट पेड बाय टोटल अमाउंट इनटू अमाउंट ऑफ आईटीसी। अमाउंट कितना था 59,000, अमाउंट देना कितना था 1,18,000, आईटीसी कितना था 18,000। अब आप ऐसे समझिए, ये 2 से कट गया, ये हो गया 9,000। तो आपको आईटीसी कितना लेना था 9,000। आप आईटीसी ले कितना चुके हैं 18,000, तो आपको रिवर्स कितना करना, अमाउंट टू बी रिवर्स्ड 18,000 माइनस 9,000। तो इसमें आपको 9,000 रुपए रिवर्स कर देना। जितना आप पे नहीं किए हैं, जितना पे कर दिए उसके हिसाब से निकाल लीजिए कितना देना है। जितना नहीं किए हैं इसको अगर डायरेक्ट ऐसे भी लिखते हैं, अमाउंट नॉट पेड, अमाउंट नॉट पेड बाय टोटल अमाउंट इनटू अमाउंट ऑफ आईटीसी, तो डायरेक्ट निकल जाता कि कितना आईटीसी हमको रिवर्स करना है। बात एक ही है, जैसे निकालना है निकाल लीजिए। एप्लीकेबिलिटी क्या है सर, वेयर द रेसिपिएंट फेल्स टू पे टू द सप्लायर द अमाउंट टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब ऐसा मत सोचिएगा कि बस टैक्स का पैसा दे दिया, 18,000 रुपए मैंने दे दिया तो अब पूरा टैक्स का रेट मैं ले लूंगा, वैसे नहीं चलेगा सर। टोटल वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस टैक्स का वैल्यू, दोनों ही आपको सप्लायर को 180 दिन फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस से आपको पे कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि जितना आप नहीं पे करेंगे उतना आपको रिवर्स कर देना पड़ेगा। 180 दिन फ्रॉम इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। परफेक्ट है। कंसीक्वेंस क्या है, नहीं पे करते हैं तो ही सेल रिवर्स और पे, अगर नहीं पे करते हैं तो रिवर्स करना पड़ेगा प्रोपोर्शनेट आईटीसी अलोंग विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा वो सेपरेट डिस्कशन है, कि इंटरेस्ट तो ऐसे आईटीसी पे इंटरेस्ट कब लगता है, यूटिलाइजेशन पे, पर यहाँ पे यूटिलाइजेशन का कोई बात नहीं लिखा हुआ था पहले। नेक्स्ट देखिए कि कब करेंगे, उस 3B में करेंगे फॉर द टैक्स पीरियड, जो 3B इमीडिएटली फॉलोइंग 180 डेज आएगा उस 3B में रिवर्सल्स करना होगा। अब कुछ ऐसा सप्लाई भी है क्या जहां पे हमको ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, वैसा सप्लाई है सर जहां पे टैक्स आप खुद ही पे कर रहे हो। बेसिकली टैक्स का फ्लो बना रहे हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये लाया है कि मैं अगर अपने सप्लायर को पैसा ही नहीं दूंगा तो फिर वो गवर्नमेंट को कैसे पे करेगा। तो ऐसा सबसे पहला केस है जहां पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है, वो आरसीएम का केस है। हम खुद ही टैक्स पे कर रहे हैं, खुद ही आईटीसी क्लेम कर रहे हैं, तो इसमें सरकार को टैक्स मैं खुद ही दे रहा हूँ। अगर मैं टैक्स ही नहीं दूंगा तो मैं क्लेम भी नहीं करूंगा, तो यहाँ पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। सेकेंड केस है शेड्यूल 1 सप्लाई। शेड्यूल 1 सप्लाई क्या होता है, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। वो वैसा सप्लाई है जहां पे कोई कंसिडरेशन ही नहीं है। तो अगर कंसिडरेशन ही नहीं है, मुझे कुछ पैसा देना ही नहीं है, तो फिर मैं 180 दिन के अंदर में कैसे दूंगा पैसा। तो इस केस में शेड्यूल 1 के केस में तो कंसिडरेशन एब्सेंट है, पैसा देना ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे 180 दिन का क्या रूल होगा। तो सबसे पहले आरसीएम, दूसरा शेड्यूल 1। अब तीसरा आता है सेक्शन 15(2) क्लॉज बी में वैल्यूएशन प्रोविजन का एक एडिशन था कि एनीथिंग for which the supplier was liable to pay but which has been paid by the recipient। supplier liable था पर recipient मैंने पे कर दिया है और ये ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं है प्राइस में, तो इसको इंक्लूड करिए। तो जब ये मैंने ऑलरेडी पे कर ही दिया है तो फिर से मैं इसका पैसा सप्लायर को थोड़ी दूंगा, तो ये भी यहाँ पे इसका भी पेमेंट हमको 180 दिन में करना जरूरी नहीं है। तो आरसीएम हो गया, सेकंड शेड्यूल 1 हो गया, तीसरा सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी। याद रखना आपको सेक्शन का नंबर जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे पेमेंट नहीं करना है, बिकॉज पेमेंट मैंने ऑलरेडी कर दिया है। रीअवेलमेंट ऑफ आईटीसी, जब मैंने पेमेंट कर दिया, चलो ठीक है मैंने 180 दिन तक पेमेंट नहीं किया था, 190 दिन तक मैंने पेमेंट नहीं करा सर, 1 रुपया पेमेंट नहीं करा, पर रिवर्स कर दिया मैंने, चूंकि 180 दिन हो गया था। 250वें दिन में जाके, 500वें दिन में जाके मैंने सारा पेमेंट कर दिया, या जितना भी पेमेंट किया उतना का आईटीसी मुझे मिल जाएगा। प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करेंगे, पूरा पेमेंट कर दिया तो पूरा मिल जाएगा, आधा किया जितना किया उतना प्रोपोर्शनेट निकाल लेंगे, जैसे अभी निकाले थे वैसे ही निकाल लेंगे, उतना आईटीसी मुझे मिल जाएगा। इस पे आईटीसी लेने का कुछ टाइम लिमिट होता है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा ही देर में।
सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, सेक्शन 16 सबसेक्शन 6 में दिया हुआ है। पर इस आईटीसी के लिए कोई टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं। एक बार मैंने रिवर्स कर दिया तो फिर मैं आईटीसी इसका कभी भी ले सकता हूँ। 500वें दिन, 5000वें दिन भी अगर आईटीसी क्लेम करेंगे तो आईटीसी हम फिर से क्लेम करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। आ जाइए फिर से लैपटॉप का केस में। लैपटॉप कितना का था? लैपटॉप था आपका 1,18,000 रुपए का। अब मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरा एक ऑफिस है, तो मैंने ये लैपटॉप परचेज किया और मेरे ऑफिस में मुझे ये लैपटॉप लगाना है, तो ये मेरे लिए एक फिक्स्ड एसेट है, एक कैपिटल गुड्स है। कैपिटल गुड्स क्या होता है सर? कैपिटल गुड्स वही होता है जिसको मैं अपने बुक्स में कैपिटलाइज कर रहा हूँ, जो मेरे पीएनएल में नहीं जा रहा है वो मेरा कैपिटल गुड्स है, जिसको मैं कैपिटल गुड्स के कैपिटलाइज कर रहा हूँ बुक्स में, तो इसको मैं कैपिटलाइज करूंगा, फिक्स्ड एसेट की तरह लूंगा। अब अगर मैं इसको 1 लाख पे रिकॉर्ड करता हूँ फिक्स्ड एसेट में, और 1 लाख पे मैं इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन क्लेम करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर मैं इसको 1,18,000 पे रिकॉर्ड करता हूँ अपने बुक्स में, मतलब टैक्स का अमाउंट को भी कैपिटलाइज कर देते हैं, और 1,18,000 पे 40% या जो भी डेप्रिसिएशन रेट है वो मैं कैलकुलेट अगर ले रहा हूँ उसका बेनिफिट, तो मुझे इस 18,000 के अगेंस्ट में फिर से टैक्स आईटीसी नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? हर जगह बेनिफिट मिलेगा आपको। क्या अगर आप 1 लाख पे इसको एसेट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैपिटलाइज कर रहे हैं, 1 लाख पे डेप्रिसिएशन ले रहे हैं, तब तो ठीक है। अगर 1,18,000 पे ले रहे हैं तो इस पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। इतना सिंपल है, इसको बताने का भी काम नहीं था। नो आईटीसी इफ डेप्रिसिएशन क्लेम्ड ऑन टैक्स कंपोनेंट। डेप्रिसिएशन लेना बुरा नहीं है, टैक्स के कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन ले रहे हैं, डेप्रिसिएशन ले रहे हैं तो दिक्कत है। ITC shall not be allowed on tax component, टैक्स कंपोनेंट का ITC नहीं मिलेगा if the registered person has claimed depreciation on tax component, टैक्स कंपोनेंट पे भी डेप्रिसिएशन ले लिए, किसका? कैपिटल गुड्स का, प्लांट एंड मशीनरी का, अंडर इनकम टैक्स एक्ट। कंपनीज एक्ट क्यों नहीं लिखा सर? कंपनीज एक्ट में कोई टैक्स देते हैं आप क्या? कोई बेनिफिट, रियल बेनिफिट तो इनकम टैक्स एक्ट में ही है। अगर टैक्स नहीं देना पड़ रहा है तो रियल बेनिफिट है, तो इसीलिए डुअल बेनिफिट नहीं मिलेगा कि वहां पे भी डेप्रिसिएशन ले लिए और यहाँ पे भी हम आईटीसी ले लिए, तो सब जगह ले लीजिए, फिर एक एसेट का 10 बार ले लीजिए, नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि आईटीसी हम कब तक ले सकते हैं। जिस दिन नींद टूटा उसी दिन आईटीसी ले लेंगे। क्या हम 5 साल तक सोए रहे, 5 साल के बाद मन किया आज हम 2021 का भी आईटीसी ले लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2021 का भी आईटीसी आज ले लेते हैं, तो ऐसा मिलेगा कभी क्या? या कुछ टाइम है या कभी भी ले सकते हैं? क्या प्रोविजन है वो हम लोग आज देखेंगे। कभी भी आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिल सकता, बिकॉज गवर्नमेंट का भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, गवर्नमेंट का भी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो कभी फाइनल ही नहीं होगा कि हम 10 साल पहले कभी चले जाए, मेरा वो आईटीसी था मुझे दे दीजिए। बिकॉज आईटीसी जब तक मैं क्लेम नहीं किया हूं तो आईटीसी गवर्नमेंट के लिए तो एक लाइबिलिटी ही है। अगर उसका बेनिफिट मुझे मिलना है तो सरकार के लिए वो एक लाइबिलिटी है, तो इसका डिफाइंड टाइम लिमिट है कि आप इतने टाइम तक ही आईटीसी ले सकते हैं। तो डिफॉल्ट प्रोविजन बोलता है, डिफॉल्ट सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट। अगर जीएसटी में आधा लिटिगेशन इसलिए ही था पहले, इस सेक्शन के कारण ही। A registered person shall not be entitled to take ITC। रजिस्टर्ड पर्सन को आईटीसी नहीं मिलेगा क्या? नहीं नहीं, एक डेट के बाद नहीं मिलेगा। नहीं मिलता तो इतना क्यों पढ़ते हैं? तो रजिस्टर्ड पर्सन shall not be entitled to take ITC, कोई भी इनवॉइस या डेबिट नोट के अगेंस्ट में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा आफ्टर 30th नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच इनवॉइस और डेबिट नोट परटेन्स और फर्निशिंग ऑफ द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। किसी भी फाइनेंशियल ईयर का इनवॉइस या डेबिट नोट है, उस फाइनेंशियल ईयर के नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 30th नवंबर या उस फाइनेंशियल ईयर का फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न जो भी अर्लियर है वो मिलेगा। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 25-26 का कोई भी इनवॉइस है, चाहे वो 1 अप्रैल 2025 का हो, चाहे वो 31 मार्च 26 का हो, इसका आईटीसी आपको कब तक मिलेगा? 30th नवंबर 2026, मतलब फाइनेंशियल ईयर 26-27 का 30th नवंबर को, ठीक है। तो चाहे वो 1 अप्रैल 25 का आईटीसी हो, चाहे वो 31 मार्च 26 का आईटीसी हो, इस पीरियड में कभी का भी आईटीसी हो, इस फाइनेंशियल ईयर में कभी का भी आईटीसी हो, फाइनेंशियल ईयर लिंक्ड है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 या सेक्शन 16 सबसेक्शन 6। इनवॉइस डेट से फाइनेंशियल किस फाइनेंशियल ईयर का है उस पर डिपेंड करता है। मतलब अप्रैल वाले इनवॉइस के लिए बहुत टाइम मिलता है, मार्च वाले के लिए थोड़ा कम मिलता है, पर फाइनेंशियल ईयर पे बेसिस पे है तो ये होगा ही। तो जब इसमें है
तो इसका आईटीसी 25-26 का कोई भी इनवॉइस का आईटीसी है तो इसका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया, 26-27, इसका 30 नवंबर मतलब 30 नवंबर 2026 तक आईटीसी मिलेगा। या फिर अगर आपने एनुअल रिटर्न भर दिया है जो भी अर्लियर है वो होगा। अगर 30 नवंबर से आपने पहले एनुअल रिटर्न मान लीजिए आप भर दिए 10 अक्टूबर को, तो आपका ड्यू डेट क्या हो जाएगा, 10 अक्टूबर के बाद आप आईटीसी नहीं ले सकते हैं। यहाँ ड्यू डेट नहीं है एनुअल रिटर्न का, ड्यू डेट तो 31 दिसंबर है, तो अर्लियर ऑब्वियसली 30 नवंबर होता। फाइलिंग है कि अगर आपने एनुअल रिटर्न भर दिया है वो डेट, या फिर 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फॉलोइंग एफवाई टू विच इनवॉइस और डेबिट नोट पर्टेन्स व्हिचएवर इज अर्लियर। सिंपल है। पर इसमें एक प्रॉब्लम अब क्या आ रहा था, मान लीजिए अब मेरा जैसे अभी हम लोग देखे हैं यहाँ पे FY 25-26 का आईटीसी हम ले सकते हैं। मान लीजिए आप वो एनुअल रिटर्न वाला डेट को छोड़िए, 30 नवंबर 26 तक आईटीसी ले सकते हैं। परफेक्ट है यहाँ तक। अब क्या हुआ, मेरा अगस्त 26 से नवंबर 26 तक मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल था। बाय व्हाटसोएवर रीजन मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल था, डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया मान लीजिए मेरा रजिस्ट्रेशन। अगस्त से लेके नवंबर तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीना के लिए कैंसिल कर दिया। कितना भी महीना हो सकता है। किस टाइम में कैंसिल कर दिया, जब मेरा सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का टाइम लिमिट बचा हुआ था। मैं 25-26 का आईटीसी नवंबर तक ले सकता हूँ, उससे पहले ही मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। और रजिस्ट्रेशन ओपन कब किया मैंने, 10 दिसंबर 2026 को मेरा रजिस्ट्रेशन रिवोक कर दिया। अब 10 दिसंबर 2026 को जब मेरा रजिस्ट्रेशन रिवोक कर दिया, इस डेट को तो मेरा सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का टाइमलाइन तो खत्म हो गया। अब मैं 25-26 का कोई आईटीसी मेरा क्लेम करने से रह गया था, तो उसका आईटीसी अब हम कैसे ले पाएंगे, तो नहीं ले सकते हैं। तो इस कारण से बहुत दिक्कत आ रहा था, और इसके लिए बहुत ही एक बढ़िया प्रोविजन लाया गया कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो दो डेट जो लेटर होगा उस तक आप आईटीसी ले सकते हैं। वो क्या है, फर्स्ट है आपका डिफॉल्ट प्रोविजन कि 30 नवंबर तक आप आईटीसी ले सकते हैं। पर अपने अभी जो एग्जांपल हमने देखा इसमें 30 नवंबर तो बीत गया था, तो बोला और डिफॉल्ट प्रोविजन के हिसाब से टाइम लिमिट, या फिर फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट और इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन, मान लीजिए अगस्त से कैंसिल हो गया था, till the date of order of revocation of cancellation of registration where such return is filed within 30 days from the date of order of revocation of cancellation of registration। कोई भी रिटर्न में आप आईटीसी ले सकते हैं, उसका 30 दिन तक अगर आप फाइल कर देते हैं और रिवोकेशन के ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अंदर फाइल कर देते हैं, मतलब 10 दिसंबर जो अपना यहाँ पे केस था, 10 दिसंबर 2026 से 30 दिन के अंदर अंदर में रिटर्न फाइल कर देते हैं, तो जो भी रिटर्न है उसमें आप इसको आईटीसी को ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो या तो डिफॉल्ट टाइम लिमिट या फिर आपका 30 डेज वाला टाइम लिमिट जो बाद में आएगा वहां तक आप आईटीसी ले सकते हैं। डिफॉल्ट कब बाद में आएगा, मान लीजिए अप्रैल 26 में ही सस्पेंड कर दिया था और मान लीजिए मई में खोल दिया, तब तो मई के बाद 30 दिन मान लीजिए, या फिर नवंबर तक का टाइम लिमिट तो आपके पास है ही। तो जो भी लेटर होगा वहां तक आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। सिंपल है। अब यहाँ पे आईटीसी का मोटा मोटी प्रोविजन, हम लोग आईटीसी कैसे लेना है, कब नहीं मिलेगा, वहां हम लोग अब सेक्शन 16 हम लोगों का कवर हो गया। अब सेक्शन 17 पे जाएंगे। 17 1 2 3 4 हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्या है सेक्शन 17 1 2 3 4, बाद में पढ़ेंगे तब देख लेंगे क्या है। बैंकिंग कंपनी आईटीसी कब लेगा, एग्जाम सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई का कैसे अपॉर्शनमेंट होगा, आईटीसी का बिजनेस नॉन बिजनेस कैसे होगा, ये सब हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग देखेंगे ब्लॉक क्रेडिट का प्रोविजन कि आईटीसी कब नहीं मिलेगा। आईटीसी जहां पे स्पेसिफिकली ब्लॉक्ड है, इस केस में आपको आईटीसी मिलेगा ही नहीं। तो ब्लॉक क्रेडिट आधा हम लोग आज पढ़ लेंगे, आधा कल पढ़ेंगे। पहला ब्लॉक क्रेडिट है मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13% इंक्लूडिंग द ड्राइवर। बोल रहा है कि मोटर व्हीकल का आईटीसी नहीं मिलेगा। कैसा मोटर व्हीकल, जिसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए यूज करते हैं
और उसका अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी कितना है, 13 आदमी से ज्यादा का नहीं है, मतलब 13 आदमी तक का है ड्राइवर लगा के, ड्राइवर को इंक्लूड करके। तो ऐसा अगर मोटर व्हीकल है तो इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ये सेक्शन 17(5) में ब्लॉक्ड है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 बताता है ब्लॉक क्रेडिट के बारे में। कितना भी अभी कंडीशन हम लोग देख लिए वो सब फुलफिल है, फिर भी आईटीसी नहीं मिलेगा, चाहे 180 दिन के अंदर में पेमेंट है, इनवॉइस है, रिफ्लेक्शन इनटू भी है, गुड्स रिसीव हो गया, सब कुछ हो गया, पर नहीं मिलेगा। स्पेसिफिकली ब्लॉक्ड है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में। किसका आईटीसी? मोटर व्हीकल्स। कैसा मोटर व्हीकल्स? जिसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए यूज करते हैं और उसका अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी जो है 13 आदमी तक का है, इंक्लूडिंग ड्राइवर। ड्राइवर लगा के अगर 14 है तो फिर मिल जाएगा, 13 तक ही नहीं मिलेगा। अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी हम कितना भी बैठा ले उससे मतलब नहीं है, उस गाड़ी का, उस व्हीकल का अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी कितना है उस पर डिपेंड करेगा। बोल रहा है नहीं मिलेगा क्रेडिट, पर फिर बोल रहा है कि मिल जाएगा कुछ केस में, कुछ केस में मिल जाएगा। कब मिल जाएगा? जब उस मोटर व्हीकल को हम लोग यूज कर रहे हैं फर्दर सप्लाई, उस मोटर व्हीकल को यूज कर रहे हैं फर्दर सप्लाई करने के लिए। कोई डीलर है, कोई मान लीजिए कोई टाटा का शोरूम है, वो कार रिसीव कर रही है, कार ले रही है मैन्युफैक्चरर से, फिर कंज्यूमर को बेच रही है, तो वो इस गुड्स का फर्दर सप्लाई कर रही है, तो उसको आईटीसी मिल जाएगा। उसको आईटीसी नहीं मिलेगा तो कॉस्ट बन जाएगा उसके हाथ पे, तो फिर गाड़ी का दाम बहुत बढ़ जाएगा, और ऐसा होगा भी। तो जब वो टाटा का जो डीलर है वो जब मैन्युफैक्चरर से खरीद रहा है तब उसको क्रेडिट मिल जाएगा और फिर कंज्यूमर को सेल करेगा, तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। उस मोटर व्हीकल को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए यूज हो रहा है। ब्लॉकिंग कब है? जब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स है। ब्लॉकिंग कब नहीं है? जब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का मतलब आप जब इसका आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं, इससे रिलेटेड कुछ, क्या पैसेंजर्स को जब ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उससे पैसा आएगा, तो आउटवर्ड सप्लाई यहाँ पे होगा, इसीलिए इस केस में आईटीसी मिल जाएगा। नेक्स्ट है इस गुड्स का आप यूज करके इसको, इस गुड्स पे आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग और ड्राइविंग का ट्रेनिंग दे रहे हैं। मोटर स्कूल होता है, मोटर ड्राइविंग स्कूल सब होता है, वो गाड़ी खरीदा मान लीजिए, और वो जो है इस गाड़ी का यूज करके ड्राइविंग सिखा रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, तो उसका आईटीसी उसको मिल जाएगा, उसका आईटीसी उसको मिल जाएगा। मोटर व्हीकल का आईटीसी नहीं मिलेगा वैसा मोटर व्हीकल जिसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं, जिसका अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी जो है 13 आदमी तक का है। जिसका अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी 13 आदमी तक का है उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। 3 केस में मिल जाएगा, जब इसको फर्दर सप्लाई के लिए यूज कर रहे हैं, जब इसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए यूज कर रहे हैं, और इसको ड्राइविंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो मिल जाएगा। अब इसमें 3 चीज इंपॉर्टेंट था, मोटर व्हीकल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, और क्या था आपका 13 आदमी तक का। तो इसमें एक आप क्लैरिफिकेशन देखिए, एक मतलब देखिए कि मोटर व्हीकल क्या नहीं होता है। मोटर व्हीकल एक्सक्लूड, मोटर व्हीकल वैसा चीज मोटर व्हीकल नहीं होगा जो फिक्स रेल पे चलता है। फॉर एग्जांपल रेलवेज, रेलवेज मोटर व्हीकल नहीं होता है। रेलवेज जो है फिक्स रेल पे चलेगा तो मोटर व्हीकल नहीं, उसका आईटीसी का यहाँ पे ब्लॉकिंग का कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर बीइंग यूज्ड इन फैक्ट्री और एनी इनक्लोज प्रीमाइसेस। ऐसा व्हीकल जो रोड पे चलने के लिए बना ही नहीं है, जो फैक्ट्री के लिए है, कोई इनक्लोज प्रीमाइसेस में यूज करने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल है, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल कोई फोर्कलिफ्ट है जो फैक्ट्री में यूज हो रहा है, उसका आईटीसी वो मोटर व्हीकल में ही कवर्ड नहीं है, इसीलिए उसका आईटीसी ब्लॉक नहीं होगा। नेक्स्ट है व्हीकल विथ लेस देन 4 व्हील्स फिटेड विथ इंजन कैपेसिटी ऑफ अप टू 25 सीसी। बोल रहा है व्हीकल जिसका चक्का 4 से कम हो, मतलब 2 चक्का 3 चक्का का व्हीकल जिसका इंजन कैपेसिटी 25 सीसी का है। रियल में एग्जिस्ट करता है नहीं करता उससे फर्क नहीं पड़ता, इसका आईटीसी मिल जाएगा क्योंकि ये मोटर व्हीकल ही नहीं है। एग्जांपल बाईसाइकिल, बाईसाइकिल का आईटीसी मिल जाएगा बिकॉज बाईसाइकिल इज अ व्हीकल विथ लेस देन 4 व्हील्स एंड इट इज फिटेड विद इंजन कैपेसिटी अप टू 25 सीसी। अगर ऐसा कोई भी व्हीकल है, कोई बाइक भी है जिसका 25 सीसी तक है इंजन कैपेसिटी, तो उसका आईटीसी मिल जाएगा बिकॉज दिस इज नॉट एट ऑल मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल क्या क्या नहीं होगा? जो फिक्स रेल, रेलवेज। सेकेंड सर, जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो फैक्ट्री में यूज होगा, इनक्लोज प्रीमाइसेस में यूज होगा, वो मोटर व्हीकल नहीं होगा। तीसरा, जिसका 4 चक्का से कम हो और इंजन कैपेसिटी 25 सीसी तक का हो। नेक्स्ट एक क्लैरिफिकेशन है डेमो व्हीकल्स से रिलेटेड। डेमो व्हीकल्स का आप एक बार एग्जांपल देखिए, ये है मैन्युफैक्चरर और ये है कार डीलर। अब कार डीलर जो है मैन्युफैक्चरर से क्या लेता है? डेमो व्हीकल लेता है।
ये एरो यहाँ पे घुमा दीजिए। डेमो व्हीकल लिया मैन्युफैक्चरर से कार डीलर, एक टाटा का कार डीलर है, उस डेमो व्हीकल्स भी रखता है जिससे वो लोग कस्टमर को, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को डेमो देता है कि आइए देखिए मेरा सिएरा या मेरा कोई भी कर्व मेरा कैसा चलता है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस लीजिए फिर आप गाड़ी परचेज करिएगा। तो एक डीलर है जो कार बेचता है और वो मैन्युफैक्चरर से डेमो व्हीकल्स भी परचेज किया है जिसका यूज करता है गाड़ी बेचने के लिए। गाड़ी उस डेमो व्हीकल को चला के कस्टमर देखता है कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है, उसके बाद वो डिसीजन बनाते हैं कि मुझे ये गाड़ी लेना है कि नहीं लेना। बेसिकली वो असिस्ट कर रहा है दूसरे व्हीकल को बेचने के लिए। तो इस केस में क्लैरिफिकेशन है कि ये डेमो व्हीकल तो एज इट इज नहीं बेचा जा रहा है, पर इस गुड्स को यूज किया जा रहा है, जो ऑलरेडी जो कार मुझे बेचना है उसको बेचने के लिए इस गुड्स का यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे जब हम लोग ब्लॉकिंग देखे थे, यहाँ पे एक प्रोविजन था जब अलाउड में था, allowed if they are used for making taxable supplies, further supply of such motor vehicles, said motor vehicle नहीं लिखा हुआ था, बताया गया था कि such motor vehicle, वैसे मोटर व्हीकल्स को बेचने के लिए जो भी सप्लाई यूज हो रहा है उसका आईटीसी मिल जाएगा। तो ये डेमो व्हीकल जो है इस बाकी जो गुड्स है, बाकी जो कार है उसको बेचने के लिए यूज हो रहा है। तो दिस डेमो व्हीकल इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, वैसे मोटर व्हीकल को बेचने के लिए इसका सप्लाई यूज किया जा रहा है। तो इसका आईटीसी मिल जाएगा। अगर डीलर खुद भी कार बेचता है और इससे लिया है मैन्युफैक्चरर से तो इसका आईटीसी मिल जाएगा। डीलर अगर डेमो व्हीकल लिया है अपने एम्प्लॉय को घर पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज के लिए, स्टाफ के लिए, तो आईटीसी नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज स्टाफ नहीं मिलेगा। डेमो व्हीकल सिर्फ दूसरे कार को बेचने के लिए, जो हम खुद बेचते हैं, डीलर खुद बेचता है, उसको बेचने के लिए यूज हो रहा है तो मिलेगा, दूसरे पर्पज के लिए नहीं मिलेगा। थर्ड केस बताया है अगर डीलर कार नहीं बेचता है, डीलर बेसिकली मार्केटिंग सर्विस दे रहा है मैन्युफैक्चरर को, कार एक्चुअली कस्टमर को जो सेल हो रहा है वो मैन्युफैक्चरर खुद ही इनवॉइस रेज कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर खुद ही बेच रहे हैं। तो यहाँ पे एज अ डीलर मैं तो कार बेचता भी नहीं हूँ, तो यहाँ पे मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। तो तीनों केस कवर हो गया। एक बार देख लेते हैं। आईटीसी ऑन डेमो व्हीकल्स आर अलाउड अगर वो मुझे पोटेंशियल बायर्स को, अगर मैं खुद ही कार बेचता हूँ और वो डेमो व्हीकल्स यूज कर रहा हूँ पोटेंशियल बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ब्लॉक होगा अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टाफ एम्प्लॉय मैनेजमेंट के लिए कर रहा हूँ। ब्लॉक होगा अगर वो जो डीलर है वो सिर्फ मार्केटिंग सर्विस दे रहा है और सेल इनवॉइस कौन रेज कर रहा है, मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ तक कवर हो गया, मोटर व्हीकल का क्लैरिफिकेशन कवर हो गया। नेक्स्ट है व्हीकल, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट। वेसल्स और एयरक्राफ्ट का भी आईटीसी नहीं मिलेगा। वेसल्स और एयरक्राफ्ट का आईटीसी नहीं मिलेगा। मोटर व्हीकल का भी नहीं मिला 13 पैसेंजर तक का जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए यूज होता था, अब वेसल्स और एयरक्राफ्ट का भी नहीं मिलेगा। पर ऊपर तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का मिल गया था, तो यहाँ नहीं मिलेगा क्या? यहाँ भी मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स यहाँ भी मिलेगा, फर्दर सप्लाई यहाँ भी मिलेगा, ट्रेनिंग के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे भी मिलेगा, और गुड्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो रहा है। गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन तो ऊपर ही ब्लॉक नहीं था तो यहाँ पे भी नहीं है। तो कब मिलेगा? जब उसमें उसको फर्दर सप्लाई, वेसल खरीद के वेसल बेच रहे हैं, एयरक्राफ्ट खरीद के एयरक्राफ्ट बेच रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो रहा है। किसका ट्रांसपोर्टेशन? पैसेंजर्स का, पर्सन्स का नहीं। ऊपर मोटर व्हीकल में पर्सन्स था और पैसेंजर्स के लिए यूज होता तो मिलता, मतलब कोई 13 सीटर से कम भी गाड़ी है और वो पैसेंजर्स का ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो रहा है तो उसका मिल जाएगा। तो सेम वेसल्स और एयरक्राफ्ट में भी है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स दोनों ही मिलेगा, और ट्रेनिंग के लिए मिलेगा, फर्दर सप्लाई के लिए मिलेगा, सेम है। अब वेसल्स, एयरक्राफ्ट और जो मोटर व्हीकल्स ऊपर डिस्कस किए उससे रिलेटेड जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। उससे रिलेटेड जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर, मतलब जब पूरा गुड्स का ही नहीं मिलेगा तो उसका इंश्योरेंस, उसका रिपेयरिंग का क्या मिलेगा? रिपेयर्स क्या है? उसका पार्ट्स ही तो है। और जनरल इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब ऊपर जब अलाउड था तो यहाँ पे भी अलाउड हो जाएगा। मान लीजिए वो व्हीकल्स को यूज कर रहे हैं हम बेचने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, वो सब केस में मिल जाएगा। वैसा व्हीकल है जो ऊपर अलाउड है उसको मिल जाएगा। वेयर रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन, अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं उस मोटर व्हीकल, वेसल्स, एयरक्राफ्ट का तो हमको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जनरल इंश्योरेंस के केस में मेरा काम ही यही है कि जनरल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी है उसको भी मिल जाएगा क्योंकि उसका सेम लाइन ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज और इनवर्ड सप्लाईज हो गया। ठीक है यहाँ तक।
तो कब मिल जाएगा? जब ऑलरेडी मिलता था। और सेकंड केस, अगर हम मैन्युफैक्चरर है तो मुझे मिल जाएगा, और जनरल इंश्योरेंस कंपनी को या एंटिटी को जो भी उस सप्लाई में है उसको मिल जाएगा। लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, ये पूरा पॉइंट ही मोटर व्हीकल्स, वेसल्स और एयरक्राफ्ट का था। उसके बाद उसका हम लोग जनरल इंश्योरेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, सर्विसिंग देखे। अब हम लोग देख रहे हैं लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग। जब पूरा का पूरा गाड़ी का नहीं मिलेगा तो लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग का भी नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब ऊपर अलाउड था। कब मिलेगा? जब ऊपर अलाउड था। Where it an inward supply is used for making an outward supply of the same category of goods, अगर उसका इनवर्ड सप्लाई हम ले रहे हैं सेम आउटवर्ड सप्लाई देने के लिए, मान लीजिए मेरा काम ही है रेंटिंग ऑफ कार, तो मैं किसी से रेंट पे कार ले रहा हूँ, ऐसे तो ब्लॉक्ड है, पर मुझे मिल जाएगा बिकॉज मैं फिर वापस से रेंट पे दे भी रहा हूँ। आइदर डायरेक्ट रेंट पे ये कार टू कार है, या फिर एज अ एज अ पार्ट ऑफ, एज एन एलिमेंट ऑफ मिक्स सप्लाई और कॉम्पोजिट सप्लाई। अब मिक्स सप्लाई और कॉम्पोजिट सप्लाई का यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। अब मैं एक कार तो रेंट पे लिया, अब मैं जब दे रहा हूँ तो मैं बहुत सारा गुड्स दे रहा हूँ, मैं कार भी दे रहा हूँ, मैं फर्नीचर भी दे रहा हूँ, मैं बाइक भी दे रहा हूँ, मैं टीवी भी दे रहा हूँ, मैं और भी बहुत सारे कुछ मैंने रेंट पे दिया, मैंने घर भी दे दिया। तो एक साथ मैं उससे, मान लीजिए सबका रेंटिंग मिला के, मतलब जितना चीज मैंने आगे रेंट पे दिया सबका मिला के मैं 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए महीना चार्ज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बस रेंट पे कार लिया था, तो इस कार को मैं एज अ पार्ट ऑफ, एज एन एलिमेंट ऑफ मिक्स या कंपोजिट सप्लाई, जो भी है मिक्स सप्लाई है या कंपोजिट सप्लाई है जो भी है, उसमें उसको ये कार भी मैं दे रहा हूँ। तो एज एन एलिमेंट ये कार भी एक एलिमेंट है उस मिक्स सप्लाई का, तो यहाँ पे आईटीसी मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कार टू कार ही होना चाहिए, कार टू बहुत सारा चीज भी हो सकता है जो कॉम्पोजिट हो या एलिमेंट, ये मिक्स सप्लाई का एलिमेंट हो। नेक्स्ट है वेयर इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर एन एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड द सेम टू द एम्प्लॉइज अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। वो जो हम दे रहे हैं वो मेरा ऑब्लिगेशन है, वो मोटर व्हीकल्स मैं अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा हूँ। एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है अपने एम्प्लॉय को अंडर एन ऑब्लिगेशन। मान लीजिए किसी एक्ट का मैंडेट है कि मुझे मेरे ऑफिस में जितनी भी लड़की काम कर रही है उसको मुझे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देना होगा बिकॉज मैं नाइट में ऑपरेट कर रहा हूँ। तो इस केस में दिस इज एन ऑब्लिगेशन अंडर द लॉ, सो मुझे प्रोवाइड करना है। इस केस में ये एक ऑब्लिगेशन है कि मुझे ट्रांसपोर्ट सर्विस या ये सर्विस प्रोवाइड करना है। इसके लिए मैं रेंट पे कोई कार, तो इस बार मुझे आईटीसी मिल जाएगी। तो यहाँ तक हम लोगों का आज यहाँ तक हो गया। अब जो है अब हम लोग एक जनरल इंश्योरेंस एक्सप्लेनेशन सारा हो ही गया, तो यहाँ तक आज हम लोग आज का यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में इसको ब्लॉक क्रेडिट को पूरा कवर कर लेंगे। फूड एंड बेवरेजेस से पूरा हम लोग ब्लॉक क्रेडिट का नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और तो कुछ भी नहीं है, सारा एक्सप्लेनेशन। अब क्वेश्चंस आप अभी बना सकते हैं या तो नेक्स्ट इसमें तक रुक सकते हैं, उसके बाद सारा बन जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक अभी आप लोग देखिए, पढ़िए एक बार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।